मैं हूं AK कश्यप। बिहार STET 2023 PGT हिस्ट्री से अगर आप रिलेटेड हैं तो इस वीडियो को आप बिल्कुल मिस ना करें। आपके सिलेबस आधारित इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करवाए जा रहे हैं। इसके साथ ही मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है, जिन लोगों का अभी एग्जाम होने बाकी है तो वो एक बार जरूर वॉच कर लेंगे। तो PGT हिस्ट्री वाले में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका जो भी सब्जेक्ट सिलेबस में दिए हुए हैं वो बिल्कुल आपका 100% यहाँ से मैच करेगा। चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और साथ ही अब चलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, और ये इससे रिलेटेड मैंने 2 वीडियो पहले भी अपलोड कर रखा है जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन रहे थे। अब चलिए इसमें देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि इनमें से किस धर्म को श्रमण परंपरा को माना गया है। किस धर्म को श्रमण परंपरा का माना गया है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, जैन एवं बौद्ध धर्म। डी इज राइट आंसर। जैन एवं बौद्ध धर्म को श्रमण परंपरा का धर्म माना गया है। जैन एवं बौद्ध धर्म को किस परंपरा का माना गया है? श्रमण परंपरा का माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, मौर्य साम्राज्य का आरंभ कब हुआ था? मौर्य साम्राज्य का आरंभ कब हुआ था? ईसा पूर्व 2री शताब्दी, ईसा पूर्व 3री शताब्दी, ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी। मौर्य साम्राज्य मगध में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य रहा था। मौर्य साम्राज्य के बारे में आप जानते हैं कि मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक का शासन आता है। मौर्य साम्राज्य की इंपॉर्टेंस इसलिए ज्यादा भारतीय इतिहास में देखने को मिलता है कि जब मगध का राइजनिंग हुआ था तो उस राइजनिंग में जो एक लार्ज स्केल पर ले जाने का कार्य किया था वो मौर्य साम्राज्य के शासक ही था। दूसरी तरफ मौर्य साम्राज्य के जब शासक पे आप चर्चा करेंगे तो मौर्य साम्राज्य में जो धर्म आधारित जो व्यवस्था था उस व्यवस्था में राजाओं का एक अपना निजी धर्म हुआ करता था, जिसके तहत आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म से संबंधित रहा था, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय से, और सम्राट अशोक का संबंध बौद्ध धर्म से रहा था। तो इस कारण से बौद्ध धर्म से और जैन धर्म से रिलेटेड जब आप हिस्ट्री को देखेंगे तो उसमें आपको मौर्य साम्राज्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त होते हैं। मौर्य साम्राज्य और बौद्ध और जैन धर्म दोनों एक दूसरे के क्या है? पूरक है, अन्योन्याश्रय संबंध है। चलिए यहाँ पे जो मौर्य साम्राज्य का आरंभ जो आप देख रहे हैं ये ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में हुआ था। ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में। और मगध महाजनपद का जो उदय हुआ था वह हुआ था ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में किस प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी? तो महाजनपद प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। महाजनपद प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी का चर्चा किया था। कुछ और धार्मिक ग्रंथ जो उस समय के थे उसमें 14 महाजनपदों का भी चर्चा होता है, लेकिन ये जो आप 16 महाजनपद जो देख रहे हैं ये 16 महाजनपदों में सर्वशक्तिशाली महाजनपद के रूप में लगभग 200 वर्षों तक मगध ही रहा था। क्योंकि मगध के सर्वशक्तिशाली होने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण क्या था कि मगध की जो भौगोलिक स्थिति था, मगध की जो खनिज संपदा था, और मगध का क्षेत्र कृषि पैदावार इलाका था। तो इस कारण से मगध का राइजनिंग काफी ज्यादा जितने महाजनपद थे उसमें सबसे ज्यादा रहा था। लोहे की प्रचुरता मगध के उत्कर्ष का भी एक कारण बना था। मगध साम्राज्य जो था वो 3 तरफ से घिरा हुआ था। सोन, पुनपुन और गंगा नदी इसके बाउंड्री लाइन को बनाते थे। तो ये सभी कारण थे जो मौर्य साम्राज्य और मगध के उत्कर्ष में सबसे इंपॉर्टेंस रोल निभाया था। चलिए आप आगे यहाँ पे देखिए कि मौर्य सम्राट में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन रहा था। मौर्य सम्राट में सबसे महत्वपूर्ण शासक चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, दशरथ। सही आंसर होगा सम्राट अशोक। सही आंसर क्या होगा? सम्राट अशोक। मौर्य साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक की जब बात आती है, किस संस्थापक की बात आती है? वास्तविक संस्थापक की जब बात आती है तो वास्तविक संस्थापक पे जब भी चर्चा होगा तो सम्राट अशोक का चर्चा होगा। लेकिन जब संस्थापक की बात आएगी तो चंद्रगुप्त मौर्य। लेकिन जब संस्थापक की बात आएगी तो क्या होगा? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक, ये दोनों में जो समानता था वह क्या था? साम्राज्यवादी नीति। सम्राट अशोक की साम्राज्यवादी नीति जो था वो युद्ध था, और सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की भी जो साम्राज्यवादी नीति था वह भी युद्ध था। तो साम्राज्यवादी नीतियों के तहत इन लोगों ने अपने साम्राज्य को विस्तार किया था। लेकिन अशोक ने कलिंग युद्ध के दौरान, किस युद्ध के दौरान? कलिंग युद्ध के दौरान। कलिंग युद्ध के दौरान अशोक ने जो वहां पे रक्तपात करवाया था, इस कारण से इसने युद्ध न करने की घोषणा किया। अशोक के द्वारा युद्ध न करने की घोषणा को कहते थे भेरी घोष को त्याग कर। युद्ध करने की घोषणा क्या कहलाता था? भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाना। भेरी घोष को त्याग कर धम्म घोष को अपनाना, ये किसके द्वारा किया गया था? तो सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध के दौरान। वो बिल्कुल मिस ना करें, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए यहाँ पे बौद्ध धर्म सबसे लोकप्रिय होने का पीछे मुख्य कारण क्या था? बौद्ध धर्म के लोकप्रिय होने के पीछे सबसे मुख्य कारण क्या था? तो बहुत सारे ऐसे रीजन थे।
पहला तो क्या था वहां पे कि जो जो ब्राह्मण धर्मों में जो कर्मकांड आए थे, जो उपनिषद के कारण जो एक लोगों में एक जो जातीय विभेदीकरण हो गया था, तो ये सब मुख्य कारण था एक नए धर्म को उत्थान की ओर ले जाने में। तो बौद्ध धर्म ने ब्राह्मणवादी विचारों को खंडित किया था। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा कि बौद्ध धर्म को उस समय राइजिंग होने के पीछे मुख्य कारण क्या था? धार्मिक, क्या था? रिलीजियस फैक्टर होना, धार्मिक आंदोलन होना। दूसरा देखिए क्या था, जो वैदिक काल के बाद जब उत्तर वैदिक काल आया, कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में जिस तरह से ग्रामीण व्यवस्था में जो पूजा पाठ की पद्धति आई और पूजा पाठ की पद्धति में जो सामाजिक वर्गीकरण किया गया, तो यह भी एक कारण रहा था बौद्ध धर्म के राइजिंग में। तो उस समय के सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के स्वरूप में बौद्ध धर्म का लोकप्रिय होना एक महत्वपूर्ण कारक बना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, 5 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्यकालीन स्तंभ के विषय में क्या सही है? स्तंभ का जो चर्चा सबसे पहले आता है वह मौर्य काल से ही शुरू हुआ था। ठीक है, अब बहुत सारे ऐसे स्तंभ जो आपने अशोक के शासन काल में देखा होगा। ठीक है, मौर्य शासन काल में अशोक के समय आपने बहुत सारे स्तंभ देखे होंगे, एकास्मक स्तंभ, रुम्निदेय स्तंभ, सांची स्तूप, ये सभी आपके जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो मौर्यकालीन स्तंभ जो होते थे एक छोटे पत्थर का बना होता था या मध्यम आकार के पत्थर का बना होता था, एक विशाल पत्थर के बने होते थे, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि यह जो बना होता था एक विशाल पत्थर में बने होते थे। किससे बने होते थे? एक विशाल पत्थर के मौर्यकालीन स्तंभ बने होते थे। नेक्स्ट करें क्वेश्चन यहाँ पे। आप ये जो हिस्ट्री वाला पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा एक बात और, अगर जिन लोगों का ज्योग्राफी से रिलेटेड है और पीजीटी अगर वो करना चाहते हैं तो उसका हमने पहले ही प्लेलिस्ट बना रखा है, आप एक बार जरूर उसको वॉच कर लेंगे। आपको इसी चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहां पे ज्योग्राफी का महामैराथन का हमने प्लेलिस्ट बना रखा है, जो बिहार 7th फेज में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी से रिलेटेड वो प्लेलिस्ट बना हुआ था पहले से ही। तो आप एक बार जरूर, वो बीपीएससी का सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एग्जाम के लिए था ज्योग्राफी, तो आप उसको जरूर एक बार वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि कुछ लोगों का मैसेज आया है ज्योग्राफी को लेकर। तो आपको कहाँ मिलेगा? इसी चैनल के कश्यप कॉम्पिटिटिव क्लास में आप प्लेलिस्ट में जाइए और ज्योग्राफी का महामैराथन वाला एक बार उसको जरूर आप वॉच कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन वहां से हिट होगा। उसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप बिहार 7th फेज शिक्षक बहाली का ज्योग्राफी का एक और प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें 2 से 3 घंटे का आपका शॉर्ट वीडियो है, तो आप उसे भी जरूर वॉच कर लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इनमें से बिहार में मौर्यकालीन स्तंभ नहीं था। बसरा, बखीरा, लौरिया नंदगढ़, रामपुरवा, सनकीसा। तो यहाँ पे देखिए कि बिहार से रिलेटेड मौर्यकालीन स्तंभ थे। तो ये लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा जो है ये कहाँ से रिलेटेड है? बिहार से रिलेटेड है, बिहार के चंपारण जिला से रिलेटेड है। कौन कौन? लौरिया नंदगढ़ और रामपुरवा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का श्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? बसरा बखीरा, एकास्मक स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, सांची स्तंभ। मौर्यकालीन मूर्ति परंपरा आपने देखा है सारनाथ स्तंभ को? सारनाथ स्तंभ में आपने क्या देखा है? उसमें आपने देखा होगा कि सिंह का चित्र बना हुआ है, सिंह का पिक्चर बना हुआ है सारनाथ स्तंभ में। तो ये जो कला जो आया था वो मौर्य कला ही सबसे पहले जो आर्किटेक्ट में भारत में इंट्रोड्यूस करवाया था, तो वो मौर्य कला ही था। पेंटिंग कला की शुरुआत पाषाण काल से ही शुरू हुई थी, लेकिन जो ये कला का जो उत्कृष्ट नमूना जो तैयार किया जाने लगा था वह कहां से था? मौर्य काल से था। मौर्य काल में, और मौर्य काल में जिस शासक को ये जाता है क्रेडिट, वह था सम्राट अशोक। कौन थे? सम्राट अशोक। ठीक है, सारनाथ ये कहां पे है? सारनाथ है ये बनारस में। सारनाथ कहां पे है? बनारस में है। बनारस में पड़ता है यूपी में। और ये सारनाथ काफी इंपॉर्टेंट है बौद्ध धर्म से। क्यों? क्योंकि सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने 5 ब्राह्मणों को क्या किया था? दीक्षित किया था। कितने ब्राह्मण को? 5 ब्राह्मण को इन्होंने दीक्षित किया था, जिसे क्या कहा गया था? धर्म चक्र परिवर्तन। क्या कहा गया था इसे भैया? धर्म चक्र परिवर्तन। चलिए नेक्स्ट, चलिए यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन जरा देखते हैं। बिहार के किस स्थान पे यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुआ है? बिहार के किस स्थान पे यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुआ है? पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया। सही आंसर होगा इसका पटना के दीदारगंज में। पटना के दीदारगंज में यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। पटना के दीदारगंज में यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। ये यक्ष और यक्षिणी कौन है?
ये यक्ष और यक्षिणी जो थे ये मौर्य काल में इन लोगों की पूजा पद्धति में शामिल किया गया था। ठीक है, इन्हें देवता के जैसा सम्मान दिया जाता था। ठीक है, इन्हें किसके जैसा? देवता के जैसा सम्मान दिया जाता था। तो ये पटना के दीदारगंज में यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति मिली है। इसके अलावा यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति जो मिली थी वह कहाँ? मथुरा में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के मथुरा में भी यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति का प्रमाण मिला है। मौर्य काल को मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि मौर्य काल आपके सिलेबस का पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 9 नंबर देखिएगा कि यक्षिणी की प्रतिमा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? यक्षिणी की प्रतिमा का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कहाँ देखने को मिलता है? सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर इसका होगा दीदारगंज में। कहाँ होगा? दीदारगंज में। यक्षिणी की जो सर्वश्रेष्ठ जो मिलता है हमें वो कहाँ मिलता है? दीदारगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा कीजिएगा यहाँ पे 10 नंबर, लोमेश ऋषि गुफा। ये क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि इसे बीटेट न पूछे या बीपीएससी न पूछे। ये तो क्वेश्चन का इतना ज्यादा रुतबा रहा है कि यूपीएससी सिविल सर्विस जैसे एग्जामिनेशन में लोमेश ऋषि गुफा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर एक बार वॉच कीजिएगा। लोमेश ऋषि गुफा, कौन सा गुफा है? लोमेश ऋषि गुफा। लोमेश ऋषि गुफा का जो संबंध है ये कौन से संप्रदाय से संरक्षित किया गया था? आजीवक संप्रदाय, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, आजीवक धर्म। तो ये जरा देखिएगा, ये आजीवक धर्म का जो हम जिक्र कर रहे हैं ये आजीवक धर्म था क्या? ठीक है, ये आजीवक धर्म था क्या? महात्मा बुद्ध ने जो धर्म को स्थापित किया था वह धर्म था बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने जिस धर्म को स्थापित किया था वह था कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। महावीर ने जिस धर्म को स्थापित किया था वह था कौन? जैन धर्म। तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि जैन धर्म तो महावीर ने कैसे स्थापित किया था? तो जैन धर्म का जब वास्तविक संस्थापक की जब बात आती है, जब जैन धर्म के रियल फाउंडर की बात आती है तब महावीर स्वामी का ही नाम आता है, क्योंकि जैन धर्म का जो राइजनिंग और उत्कर्ष का जो काल रहा था वह था महावीर स्वामी के समय का ही काल। ठीक है, भले ही इस जैन धर्म को स्थापित ऋषभ देव ने करवाया था। सबसे पहला जो तीर्थंकर बने थे वो ऋषभ देव ही बने थे, लेकिन जब वास्तविक संस्थापक की बात आती है तो रिलेटेड कौन हो जाते हैं? महावीर स्वामी। तो जब महावीर स्वामी तपस्या के लिए बैठे थे कहाँ पे? राजगिरी में, राजगिरी की पहाड़ियों पर, तो इनके साथ एक और कैरेक्टर था, इनके साथ एक और व्यक्ति बैठा था जिसका नाम था मोखली पुत्र गोसाल। क्या नाम था? मोखली पुत्र गोसाल। मोखली पुत्र गोसाल ने, महावीर ने कितने वर्षों तक तपस्या किया था? 12 वर्षों तक तपस्या किया था। 30 वर्ष में बैठे थे और 42 वर्ष में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, मोखली पुत्र गोसाल भी महावीर स्वामी के साथ ही तपस्या के लिए बैठे थे, लेकिन 6 वर्षों के बाद इन्होंने घोषणा किया कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गया। और इन्होंने जिस धर्म को स्थापित किया था, जिस संप्रदाय को लाया था वह था आजीवक संप्रदाय। मौर्य साम्राज्य में शासक के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार और अशोक का पिता बिंदुसार, ठीक है, इन्होंने आजीवक धर्म को क्या किया था? एडॉप्ट किया था, अपनाया था, संरक्षित किया था। बाद के वर्षों में जब सम्राट अशोक जब शासन पे बैठे तो इन्होंने भी आजीवक धर्म को क्या किया? इन्होंने आजीवक धर्म को संरक्षित करने के लिए लोमेश ऋषि गुफा को पहाड़ियों में बराबर की गुफा में इन्होंने उसको बनाया, काटकर, जो गुफा कहलाया लोमेश ऋषि गुफा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जातक कथा, मैंने भी बहुत बार जिक्र किया है जातक कथा का। जातक कथा का संबंध किस धर्म से रहा है? बताइए। जातक कथा का संबंध है बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म के पुनर्जन्म, भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म को लेकर जो कथाओं की मान्यताएं हैं वह है जातक कथा। ज्ञान प्राप्ति के समय भगवान बुद्ध ने अपने पूर्व जन्मों को देखा था। उस पूर्व जन्मों में इन्होंने जो वर्णित किया वो जातक कथा में 542 अनुमानतः 542 इन्होंने पूर्व जन्मों को देखा था और ये सभी जातक कथा में उन्होंने लिखा। तो जातक कथा में विदुर जातक, रूरू जातक, सीबी जातक, इनमें से सभी, तो ये सभी जो है वो जातक कथा के नाम है। इसके अलावा और भी नाम है जातक कथाओं का, लेकिन यहाँ पे जो जातक कथा का हमने चर्चा किया है वो कौन है? विदुर जातक, रूरू जातक और सीबी जातक। ठीक है, किस अंग्रेज अधिकारी ने ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि का अर्थ निकाला था? कनिंघम, चार्ल्स प्रिंसेप, हॉवेल, विलियम डर्बन। तो इसका सही आंसर होगा चार्ल्स प्रिंसेप। चार्ल्स प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि और ब्राह्मी लिपि को अर्थ निकाला था। किसने? चार्ल्स प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, अभिलेख किसे कहते थे?
बहुत बार चर्चा हुआ है अभिलेख का। 13 नंबर, अभिलेख किसे कहते थे? पत्थर के सतह पर खुदे होते थे, धातु के साथ खुदे होते थे, जो मिट्टी के बर्तन पर खुदे होते थे, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। प्राचीनतम अभिलेख किस भाषा में लिखे जाते थे? संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, ब्राह्मी भाषा, खरोष्ठी भाषा। प्राचीनतम अभिलेख का जो जिक्र आता है यह लिखे जाते थे प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्राचीनतम अभिलेख लिखे जाते थे किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। 15 नंबर क्वेश्चन जरा देखिएगा कि जनपद शब्द का प्रयोग किस भाषा के रूप में किया जाता था? जनपद शब्द का उपयोग प्राकृत, पाली, संस्कृत, प्राकृत एवं पाली। जनपद शब्द का प्रयोग ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ था, ठीक है, ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में। और ये जो भाषा का उपयोग होता था वह प्राकृत और पाली भाषा का उपयोग होता था। किस भाषा का उपयोग होता था? प्राकृत एवं पाली भाषा का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा यहाँ पे 16 नंबर कि महाजनपद के सर्वशक्तिशाली था। तो महाजनपद, मगध महाजनपद सर्वशक्तिशाली था, इसके पीछे कौन सा रीजन रहा था? मगध महाजनपद जो था ये सर्वशक्तिशाली था, इसके पीछे कौन सा रीजन रहा था? तो इसका सही आंसर कीजिए। कृषि पैदावार का अच्छा होना, लोहे खदानों की आसानी से उपलब्धता, जंगल में हाथियों की उपलब्धता, इनमें से सभी। देखिए ये जंगल में जो हाथियों की उपलब्धता हो रही है, तो मौर्य काल में इस जंगल को हिस्तवन कहा जाता था। मौर्य काल में इस जंगल को क्या कहा जाता था? हिस्तवन। क्या कहते थे इसे? हिस्तवन। महाजनपद काल में सर्वशक्तिशाली था क्योंकि यहाँ पे मगध जो था ये नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र था, जिसके कारण कृषि पैदावार में यहाँ पे काफी प्रगति देखने को मिला था। लोहे खदानों की आसानी से उपलब्धता, जो वर्तमान झारखंड है ये पूर्व में मगध का ही भाग रहा था। तो ये क्षेत्र में क्या होता था? लोहे जो आयरन्स होते थे, आयरन्स ओर्स को बहुत इजीली वे में यहाँ पे प्राप्त हो जाते थे। जंगल में हाथियों की संख्या, तो हाथियों का उपयोग जो किसके लिए होता था? युद्ध के लिए, युद्ध के लिए। और महाजनपदों में जो सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद में मगध महाजनपद, इसके पास हाथियों की संख्या अत्यधिक थे, तो इस कारण से इसे युद्ध जीतने में क्या होता था? आसानी भी होता था। तो ये सभी कारण थे मगध महाजनपद के सर्वशक्तिशाली होने के। बौद्ध धर्म और जैन शासकों ने मगध की किस कारण से बताया था? ठीक है, बौद्ध और जैन शासकों ने मगध का उत्कर्ष किस कारण से बताया था? मगध का उत्कर्ष किस कारण से? मगध के शासक की नीतियां, जनता का राजा के प्रति विश्वास, राजा का कठोर दंड नियम, सामाजिक व्यवस्था में वर्ग व्यवस्था। देखिए यहाँ पे कि मगध के उत्कर्ष को लेकर बौद्ध और जैन धर्म के जो ज्ञाता लोग, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों ने मगध के उत्कर्ष के बारे में बताया था कि जो मगध के शासक की जो नीतियां थे, मगध के शासक की जो नीतियां थे, ये नीति काफी इंपॉर्टेंस रोल रखता है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर, मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली, नालंदा। मगध की राजधानी थी राजगृह। राजगृह से राजधानी परिवर्तन होकर कहाँ चला जाता है? वैशाली में। और वैशाली से फिर राजगीर परिवर्तन होकर जो लास्ट राजधानी के रूप में जाना गया वो पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में पटना कहते हैं। राजगीर का मतलब क्या होता था? ग्रीव्रज। जो प्राचीन इसका नाम था ये ग्रीव्रज था। यहाँ पे क्या होता था कि ये पहाड़ों से घिरा हुआ था और यहाँ पे 5 पहाड़ थे। कितने पहाड़ थे? 5 पहाड़ थे। और ये 5 पहाड़ से घिरे हुए क्षेत्र में राजा का जो 5 पहाड़ों से घिरे हुए क्षेत्र में राज्य की राजधानी हुआ करते थे, जो एक सुरक्षित इलाका होता था। तो ग्रीव्रज, जिसको परिवर्तित रूप में राजगिरी कहे, और बाद में राजधानी कहाँ चला गया? कालाशोक ने इसे वैशाली ले गया और बाद में उदयन ने इसको कहाँ लाया? पाटलिपुत्रा लाया। लेकिन उदयन ने जब पाटलिपुत्रा लाया था तो इस उदयन के पीछे जो कारण जो रहा था वह अजात शत्रु रहा था। कौन रहा था? अजात शत्रु। अजातशत्रु ने इस राजधानी को बसाने में अहम योगदान निभाया था। क्यों? क्योंकि सैनिक डेरा के रूप में, किस डेरा के रूप में? सैनिक डेरा के रूप में अजातशत्रु ने ही पहली बार पाटलिपुत्रा के जो क्षेत्र थे उस क्षेत्र में गंगा किनारे वैशाली पर आक्रमण करने के लिए सैनिकों का वहां पे घेराबंदी करवाया था। बाद में उदयन ने इसको राजधानी के रूप में परिवर्तित किया। पाटलिपुत्रा का कुछ और नाम भी रहे थे, जैसे कुसुमपुर, ठीक है। बाद में फिर राजधानी पाटलिपुत्रा से चला जाता है बिहार शरीफ, मध्यकालीन में। फिर बाद में शेरशाह सूरी स्थापित करता है कहाँ पे? पटना में, ठीक है। फिर शेरशाह सूरी स्थापित कहाँ? पटना में, ठीक है। आगे चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को, 19 नंबर। मौर्य साम्राज्य में पहली बार, मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने पहली बार अधिकारी और प्रजा के लिए
संदेश को प्राकृतिक पत्थरों पर लिखवाए थे। मौर्य साम्राज्य के किस शासक ने पहली बार प्रजा और अधिकारियों के लिए लेख लिखवाए थे, आदेश लिखवाए थे? तो जो जिक्र जाता है वह अशोक, सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य के महाशिलालेख, देखिए एक शिलालेख है और एक महाशिलालेख है। तो महाशिलालेख जो है ये कुछ कम ही जगहों पर मिलते हैं, या तो आपको पश्चिमोत्तर भारत और नहीं तो फिर आपको आना पड़ेगा पश्चिम के क्षेत्रों में। यहां पे आपको महाशिलालेख की प्राप्ति ज्यादा है। तो जौगढ़, सन्नति, मानसेहरा, शहबाजगिरी, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्राचीन काल में स्वर्णगिरी, प्राचीन काल में स्वर्णगिरी और वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? इसका आंसर बताइए क्या होगा? प्राचीन काल में स्वर्णगिरी और वर्तमान में इसे किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक, तमिलनाडु, मद्रास, श्रीलंका। इसका सही आंसर होगा ए इज राइट आंसर, कर्नाटक। कर्नाटक को प्राचीन काल में स्वर्णगिरी के नाम से जानते थे और ये सोना के खानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, किसके खानों के लिए? सोना की खानों के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट चलिए, यूनानी शर्तों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास सेना के विषय में कौन सा कथन सही है? यूनानी शर्तों के अनुसार मौर्य सम्राट के पास सेना के विषय में कौन सा कथन सही है? मौर्य सम्राट के पास 6 लाख पैदल सेना थी। मौर्य साम्राज्य के पास 30,000 घुड़सवार थे। मौर्य साम्राज्य के पास 9,000 हाथी सेना थी। इनमें से सभी। तो इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी। इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी। चलिए, आपका मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड अब आइए हर्षवर्धन पे, जो आपके सिलेबस में है। तो हमने सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता जो आपके सिलेबस में है उसका मैंने करवा दिया है। अब इसमें प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक का जो भी आपका सिलेबस है 100 नंबर वाला, वह यहाँ पे हम इस वीडियो से एंडिंग करेंगे। और अब हम चलेंगे कहाँ पे? बीपीएससी सिविल सर्विस वाले प्रैक्टिस सेट में। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो सिविल सर्विस का प्रैक्टिस सेट ही होगा। हर्षवर्धन के संबंध में किस वंश से था? पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश, गुप्त वंश, नंद वंश। हर्षवर्धन का संबंध रहा है पुष्यभूति वंश से। किससे रहा है हर्षवर्धन का संबंध? पुष्यभूति वंश से। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिएगा, 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि हर्षवर्धन कितने वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था? हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा था 16 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में? 16 वर्ष की उम्र में। लेकिन जिस समय ये गद्दी पर बैठा था उस समय हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर था। थानेश्वर कहाँ पे है? ये थानेश्वर है हरियाणा में। ये कौन थे जो थानेश्वर में शासन कर रहे थे? ये थे गुप्त के सामंत। कौन थे? गुप्त वंश के सामंत थे। जब गुप्त साम्राज्य कमजोर हुआ था तो जो सामंत लोग थे इन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि स्वतंत्रता घोषित करने के बाद ये सामंत लोगों का प्रभुत्व एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में उभरने लगा था। उसी में पुष्यभूति वंश का शासक ने भी सामंती व्यवस्था से अलग होकर राज्य व्यवस्था की ओर मूव कर गया। तो गुप्त का यह सामंत का जो इतिहास आता है हर्षवर्धन के कारण काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। 16 वर्ष की उम्र में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठता है। उस समय इसकी राजधानी थानेश्वर, लेकिन बाद में इसकी राजधानी कन्नौज इसलिए इसकी राजधानी हुई थी क्योंकि इसकी बहन जो थी भाग्यश्री यहीं से शासन करती थी। इसका जो ससुराल था वह कन्नौज में था, यूपी में था। लेकिन इसके हस्बैंड को शशांक के द्वारा जब हत्या कर दिया जाता है तो ये अपनी साम्राज्य अपने भाई को दे देता है और थानेश्वर से राजधानी परिवर्तन करके हर्षवर्धन कन्नौज लाता है। हर्षवर्धन किस वर्ष गद्दी पर बैठा था? 626 बीसी, 608 बीसी, 609 बीसी, 626 बीसी, 626 एडी। देखिए हर्षवर्धन का काल जो है वो ईसवी सन का काल है। क्यों? क्योंकि यहां पे कनिष्क ने प्रथम शताब्दी की शुरुआत कर दिया था जो कुषाण वंश से रिलेटेड था। 626 ईस्वी में हर्षवर्धन, यहां पे देखिएगा एडी होगा। तो यहां एडी और बीसी में क्या अंतर होता है? बीसी का जो होता है ये क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह के जन्म के बाद, ईसा मसीह के मृत्यु के बाद वह क्या कहलाता है? एडी। और उससे पहले क्या कहलाता है? बीसी। ठीक है, क्या कहलाता है? बीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 27 नंबर कि हर्षवर्धन के शासन के विषय में कौन सा कथन सही है? हर्षवर्धन का 2 प्रकार के प्रदेश थे। हर्षवर्धन के समय भारत में सामंतवाद की शुरुआत हुआ था
और हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनस्वांग के दौरा भारत का दौरा हुआ था। देखिए ये सभी जो इसके आंसर हैं सही है। हमने कहा भी था कि हर्षवर्धन जो था वो गुप्त का सामंत था। हेनस्वांग जो इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं, यह हेनस्वांग भी हर्षवर्धन के समय ही भारत में आए थे, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर अध्यापन कार्य किया था। हर्षवर्धन ने 5वीं बौद्ध संगति भी करवाया था। 5वीं बौद्ध संगति, ऐसे इतिहास में 4 ही बौद्ध संगति का इंपॉर्टेंस है, क्योंकि बौद्ध धर्म के विभक्तिकरण जो हुआ था वो 4थी बौद्ध संगति तक हुआ था, जिसमें 4थी बौद्ध संगति कनिष्क के शासनकाल में किसके द्वारा करवाया गया था? वसुमित्र और अश्वघोष के द्वारा, जिसमें 2 संप्रदाय अलग हुए थे, एक हीनयान और एक महायान। 5वीं बौद्ध संगति में ऐसी कोई प्रमाणिकता नहीं आ पाया था, इस कारण से इसे बौद्ध संगति नहीं माना गया, लेकिन इसे 5वीं बौद्ध संगति हर्षवर्धन ने संज्ञा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हर्षवर्धन ने इनमें से कौन से काव्य की रचना किया था? महत्वपूर्ण यही क्वेश्चन है। रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागदशिका, इनमें से सभी सही इसके आंसर हो जाएंगे, इनमें से सभी। 29 नंबर देखिए कि कादंबरी की रचना किस दरबारी ने किया था? जयदेव, वीरभद्र, बाणभट्ट, जयंतकांत। कादंबरी की रचना बाणभट्ट ने किया था। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने किया था। गीत गोविंद भगवान कृष्ण से रिलेटेड है, जयदेव ने किया था। हर्षवर्धन के शासन काल में एकत्र किए गए करों का भाग का कितना प्रतिशत दान दिया जाता था? हर्षवर्धन के शासन काल में एकत्र किए गए करों का कितना प्रतिशत दान दिया जाता था या कितना भाग दान दिया जाता था? तो 1/4 भाग, 1/4 भाग जो था, यह क्या किए जाते थे? कर के रूप में दिए जाते थे। और यह कर कैसा कर होता था? यह कर जो होता था दान के जैसा होता था, यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। हर्षवर्धन की मृत्यु कितने ईस्वी में हुई थी? 647 एडी, 649 एडी, 651 एडी, 672 एडी। इसका सही आंसर हो जाएगा 647 एडी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। नर्मदा नदी के तट पर सम्राट हर्ष को दक्षिणावर्ती अभियान से किसने रोक दिया था? हर्षवर्धन ने यह ठाना था कि हमें संपूर्ण भारत पर शासन करना है, लेकिन जब ये नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा इस विजय अभियान को रोक दिया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। इसका आंसर क्या होगा? पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा, 33 नंबर। बंगाल का कौन सा शासक पुलकेशिन के समकालीन था? शशांक, ध्रुवसेन, पुलकेशिन प्रथम, भास्कर वर्मन। शशांक जो था ये मौखरी वंश से संबंधित था। किस वंश से? मौखरी वंश से। ये किसके समकालीन था? पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन और हर्षवर्धन के समकालीन रहा था। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कहां लाया था? अयोध्या, बनारस, प्रयागराज, कन्नौज। डी इज राइट आंसर, कन्नौज में। बलि एक प्रकार का क्या था? फल था। मंदिर की उपासना था, एक प्रकार का कर था, रिश्तेदार था। बलि एक प्रकार का क्या था? कर था। बलि एक प्रकार का क्या था? कर था। हर्षवर्धन के द्वारा भू राजस्व का कितना भाग कर के रूप में लिया जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, 1/6। कितना इसका आंसर हो जाएगा? 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिएगा, 37 नंबर। उद्रंग हर्षवर्धन काल में किसे कहते थे? उद्रंग क्या था? इसका सही आंसर क्या होगा? यह एक प्रकार का टैक्स था। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को कितने गांव दान में दिए थे? 200 गांव दान में दिए थे, 400 गांव, 500 गांव, 600 गांव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 200 गांव हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को हर्षवर्धन ने 200 गांव दान में दिए थे, जिसके कारण से नालंदा विश्वविद्यालय पे जो खर्च होता था यह इस गांव से टैक्स कलेक्ट किया जाता था, और वह पूरा टैक्स का पैसा कहाँ जाता था? तो नालंदा यूनिवर्सिटी में। नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो ये बिहार में है, बिहार के नालंदा जिले में है। हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित इनमें से कौन सा दरबारी थे? बाणभट्ट, दिवाकर, भास, इनमें से कोई नहीं। हर्षवर्धन के दरबार में जो शामिल थे वो बाणभट्ट, दिवाकर और भास से, ये सभी लोग शामिल थे। दिवाकर, बाणभट्ट और भास, ये सभी होंगे। इसके सही आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिए कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक, रत्नावली, नागनंदिका, नागनंद, प्रियदर्शिका, तो ये तीनों नाटक हर्षवर्धन के समय से रहा था। हर्षवर्धन पीजीटी वाले में इसलिए इंपॉर्टेंट रोल रखता है क्योंकि हर्षवर्धन आपके सब्जेक्ट में दिए हुए भी है। ठीक है, हर्षवर्धन की सामाजिक व्यवस्था के विषय में इनमें से कौन सा कथन सही है?
इस क्वेश्चन के आंसर करने से पहले जान जाइए कि प्राचीन भारत में जो अंतिम हिंदू शासक के रूप में जिसने शासन किया था वह हर्षवर्धन ही था। जैसे आप मध्यकालीन भारत में हेमू का चर्चा देखते हैं कि जब युद्ध हुआ था हुमायूं और अकबर और हेमू के बीच में, जब युद्ध हुए थे अकबर और हेमू के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई, तो हेमू को अंतिम शासक माना गया था भारत का। लेकिन जब प्राचीन भारत की बात आती है तो यहाँ ही आपके हिंदू जो अंतिम शासक के रूप में जिसकी जानकारी प्राप्त होते हैं वह हर्षवर्धन ही था, जिसकी केंद्रीकृत शासन व्यवस्था के अंतर्गत ये शासन को चला रहा था। हर्षवर्धन के समय वर्ण व्यवस्था के तहत चलते थे, दिस इज राइट। अंतर्जातीय विवाह मान्य थे और बहु विवाह प्रथा का प्रचलन था, यह भी सही है। हर्षवर्धन के समय पकाई गई ईंटों से घरों का निर्माण होता था, यह भी सही है। ये सारे ऑप्शन क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिएगा 42 नंबर। केलोरा की किस गुफा भित्ति चित्र में विष्णु को नरसिंह अवतार में दिखाया गया है? नरसिंह जिसमें नर और सिंह दोनों के रूप में दिखाया गया है, तो ये एलोरा की गुफा संख्या 15 में चित्रित किया गया है। किसमें? एलोरा की गुफा संख्या 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिएगा कि किस अभिलेख में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है? कलिंग अभिलेख, मानसेहरा अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख, सारनाथ अभिलेख। सही आंसर होगा प्रतिहार नरेश नागभट्ट का जो संबंध था ये ग्वालियर अभिलेख से संबंधित रहे थे। किससे? ग्वालियर अभिलेख से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अफगानिस्तान के गजनी महमूद ने, यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ पे आपकी चर्चा है किसका? इल्तुतमिश और बलबन का। तो अब आपका क्वेश्चन कहाँ से आता है? इल्तुतमिश और बलबन से। अफगानिस्तान की गजनी महमूद ने धार्मिक पूर्वाग्रहों से प्रेरित होकर उपमहाद्वीपीय में कितनी बार हमला किया था? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 17 बार। कितनी बार? 17 बार। किस कारण से? धार्मिक पूर्वाग्रह को लेकर। यहाँ पे देखिएगा धार्मिक पूर्वाग्रह। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? महमूद गौरी वर्सेज पृथ्वीराज चौहान तृतीय, महमूद गजनवी पृथ्वीराज द्वितीय, महमूद गजनवी वर्सेज पृथ्वीराज चतुर्थ, महमूद गौरी वर्सेज महाराणा प्रताप। तराइन का 2 युद्ध हुआ है, एक 1191 में और एक 1192 में। तराइन का यह युद्ध हुआ है महमूद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। किसके बीच में? पृथ्वीराज तृतीय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चोल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यालय। लेकिन चोल साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा राजेंद्र प्रथम थे। कौन थे? राजेंद्र प्रथम। चोल साम्राज्य नौ सैनिक के लिए, नौ समुद्री व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा कि निशुंभ सुगनी देवी का मंदिर किसने बनवाया था? राजेंद्र प्रथम, राजाराम, विद्यालय, पारंगत प्रथम। सही आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, पारंगत प्रथम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा कि गंगोई कोल्ड चोलपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजाराम एवं राजेंद्र प्रथम ने। गंगोई कोल्ड चोलपुरम के मंदिर का निर्माण राजाराम और राजेंद्र प्रथम ने करवाया था। तमिलनाडु के हिस्सों में शताब्दी में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुआ था। दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, चौथी शताब्दी, 5वीं शताब्दी। सही आंसर इसका होगा 5वीं और 6वीं शताब्दी, 5वीं एवं 6वीं शताब्दी। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि किस विद्यालय के रख रखाव के लिए चोल साम्राज्य द्वारा जो भूमि दान दिया जाता था उस भूमि को क्या कहते थे? तो उस भूमि को बोलते थे, जो विद्यालय को दान में दिए जाते थे, साला भोग। क्या कहते थे इसे? साला भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, नाडू का प्रयोग किसके लिए होता था? बेटी के लिए, बेटा के लिए, मुखिया के लिए, गांवों के समूह के लिए। तो गांवों के समूह को क्या कहते थे चोल साम्राज्य में? नाडू कहते थे। क्या कहते थे? नाडू। डी इसका सही आंसर होगा। 52 नंबर आइए, मोहम्मद गजनवी का आक्रमण भारतीय उपमहाद्वीप पर होता जा रहा था कब से कब तक? 1000 से लेकर 1025 ईस्वी तक। 1000 से लेकर 1025 ईस्वी तक। चोल साम्राज्य के समय त्रिपक्षीय संघर्ष, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर चोल में ये याद रखिएगा। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालवंश, इनमें से सभी। तो इसमें जो त्रिपक्षीय संघर्ष था ये सभी लोग शामिल थे। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल, ये क्या थे? तीनों शामिल थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देखिएगा कि किस शासक और गंगा का विक्टर कहा जाता था? गंगा का विजेता किसे कहते थे? राजेंद्र प्रथम, विद्यालय, आदित्य प्रथम, गंगापुर, गंगाधरम। सही आंसर होगा राजेंद्र प्रथम को गंगा का विक्टर कहा जाता था। चोल के वास्तुकला के विषय में जरा देखिए, चोल के वास्तुकला क्या था? चोल के वास्तुकला में यह द्रविड़ शैली का प्रतीक था। किसका? द्रविड़ शैली का प्रतीक था।
और मध्ययुगीन भारत में भव्य मंदिर का निर्माण चोलों के समय ही शुरू हुआ था। बृहदेश्वर की मंदिर और राजेश्वरी मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में एक नई आयाम जो मिला था, यह चोल साम्राज्य में ही मिला था। चोल साम्राज्य की वास्तुकला, ये सभी इसके सही होंगे। 56 नंबर देखिएगा, पृथ्वी देवी। नटराज जिस तरीके से भगवान शंकर से रिलेटेड जो बनाए जाते हैं नटराज का जो पिक्चर, ठीक उसी तरीके से पृथ्वी देवी का भी पिक्चर बनाया जाता है और इनको संज्ञा दिया गया है विष्णु की छोटी पत्नी। ये नटराज आकार की जो मूर्ति बनाई गई है, ये किस कला का उदाहरण है? चोल कला, गांधार कला, मथुरा कला, अमरावती कला। ए इज राइट आंसर। ये चोल कला की मूर्ति है। किस कला की मूर्ति है? चोल कला की मूर्ति है। नेक्स्ट जरा देखिए 57 नंबर, मौर्य साम्राज्य का पतन किसके काल में हुआ था? 185 बीसी, 183 बीसी, 184 बीसी, 187 बीसी। मौर्य साम्राज्य का पतन बौद्ध धर्म के विस्तारवादी नीतियों के कारण, शासकों के द्वारा अहिंसात्मक जो प्रक्रिया अपनाए गए थे, इस कारण से मौर्य साम्राज्य के पतन भी एक मुख्य कारण रहा था। दूसरा कारण क्या रहा था कि जो बौद्ध धर्म को इन लोगों ने अडॉप्ट किया था, तो जो एक सामाजिक विभेदीकरण हुआ था, जिसमें समाज में ब्राह्मण धर्म वाले लोगों ने मौर्य साम्राज्य को जानबूझकर गर्त में धकेलने का काम भी किया था, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाए। तीसरा, मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के बाद कोई भी उत्तराधिकारी ऐसा नहीं हुआ जो वह केंद्रीयकृत व्यवस्था को संभाल पाए, यह भी एक कारण रहा था। बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन किस वर्ष हुआ था? 1784, 1785, 1786, 1787। सही आंसर इसका हो जाएगा 1784। अशोक के अभिलेखों का एक अंश को प्रकाशित किया गया था किसके द्वारा? जेम्स प्रिसेम्प के द्वारा, अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा, कॉलिन मैकेंजी के द्वारा, विलियम ब्रो के द्वारा। अशोक के अभिलेखों का एक अंश जो प्रकाशित किया गया था वो मैकेंजी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा? मैकेंजी के द्वारा। इनमें से कौन सी घटना एक दूसरे के समकालीन रहा था, यानी एक ही बार ये सभी घटनाएं घटित हो रहे थे भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में? धान की रोपाई, गंगा घाटी का नगरीकरण, महाजनपद और राहत सिक्के, इनमें से सभी। इसके सही आंसर हो जाएंगे इनमें से सभी। जो ये आप नगरीकरण जो देख रहे हैं, ये दूसरा नगरीकरण था भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में। पहला जो नगरीकरण जो हुआ था, ये कब हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता की इस नगरीकरण के जब डिक्लाइनेशन जब हुआ, तो जब उत्तर वैदिक काल आया तो ग्रामीण सभ्यता हुआ, लेकिन उसके बाद वाले काल में गंगा घाटी के क्षेत्रों में द्वितीय नगरीकरण का ये भाग बना। ठीक है, इसके सही आंसर क्या हो जाएंगे? इनमें से सभी। आहत सिक्के, महाजनपद, गंगा घाटी में नगरीकरण, ये सभी क्या है? इससे रिलेटेड फैक्ट है। और धान की रोपाई। देवनाम प्रियदर्शी अपने नाम से किस शासक को जाना जाता था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त। अशोक को। इसके साथ ही आप जानते होंगे कि देवनाम प्रियदर्शी के साथ ही एक अशोक का नाम था चंडाशोक। कलिंग युद्ध में यह नाम अशोक को दिया गया था, चंडाशोक। पेरिप्लस सागर के नाम से किस सागर को जानते हैं? लाल सागर, भूमध्य सागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। सही इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल सागर को पेरिप्लस सागर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिएगा कि भारत के सबसे दक्षिण में किस साम्राज्य का शासन था? भारत के सबसे दक्षिण में पांड्य, चेर, चोल, वाकटक। भारत के सबसे दक्षिण में जो शासन था वह किसका शासन था? वह